बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने स्थानीय शासन के बारे में जाना था। अपन ने जाना था कि क्या होता है स्थानीय शासन, यानी कि स्थानीय लोगों का अपने स्थान पर स्वयं के द्वारा ही शासन स्थानीय शासन था। गीता राठौड़ और वेंगवेसल गांव की कहानी के माध्यम से अपन ने ये जाना कि आज के दिन हमारा स्थानीय शासन कितनी मजबूत स्थिति में है। स्थानीय शासन चाहे तो कितने अच्छे विकास कार्य अपने गाँव में करवा सकता है। साथ ही अपन ने ये जाना कि महात्मा गांधी जी किस तरह से स्थानीय शासन के पंचायती राज के पक्षधर थे। हमारे संविधान निर्माता भी इस बात से इत्तेफाक रखते थे, लेकिन फिर भी किन कारणों से हमारे संविधान में जब जो मूल संविधान हमारा बना था उस वक्त स्थानीय शासन को एक महत्वपूर्ण मजबूत स्थान नहीं मिल पाया और राज्य सूची का विषय था स्थानीय शासन। आज अपन जानेंगे कि जब मूल संविधान में राज्य सूची का विषय स्थानीय शासन था, संविधान लागू होने के बाद में किस तरह से हमारे स्थानीय शासन ने विकास किया, ऐसी कौन कौन सी बातें जुड़ी, ऐसी कौन कौन सी स्थितियां, परिस्थितियां, घटनाएं घटी कि आज के दिन हमारा स्थानीय शासन एक बेहद मजबूत स्थिति में है और लगभग उन गांधी जी के उन्हीं सपनों को साकार करता नजर आ रहा है। निरंतर चुनाव हो रहे हैं, निरंतर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं, निरंतर स्थानीय सरकारें बन रही हैं, महिलाओं को, एससी एसटी को निरंतर आरक्षण मिल रहा है, प्रतिनिधित्व मिल रहा है और वो भी आगे बढ़कर बाहर निकल रहे हैं, मजबूत नेतृत्वकर्ता अपने आप को साबित कर रहे हैं, जैसे कि अपन ने गीता राठौड़ के एग्जाम्पल में देखा था। तो देखते हैं उन पड़ावों को जो कि हमारे स्थानीय शासन ने आज़ाद भारत की शुरुआत में शुरू किए थे और आज पहुंचा है इतनी मजबूत स्थिति में। 1952 से लेकर 1992 तक का सफर जानते हैं अपन आज के अपने इस वीडियो में। तो आज का अपना टॉपिक है स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन, कि स्वतंत्र भारत में किस तरह है कदम दर कदम स्थानीय शासन ने अपनी प्रगति की, अपना विकास किया। चलिए देखते हैं, शुरुआत होती है 1952 से। 1952 में क्या था, एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि जो विकास की गतिविधियां हैं, स्थानीय विकास की गतिविधियां हैं, इसमें वहाँ के स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो ये विकास कार्यक्रम क्या था, ये एक तरह से पंचायती राज के अनुरूप ही हो गया ना, कि विकास के जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी अपन विकास की गतिविधियां चलाएं, उसमें अपन को सहयोग लेना है, भागीदारी देनी है वहां के स्थानीय लोगों को। फिर बाद में 1957 में एक समिति गठित होती है जिसे कहा जाता है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने इस बात का पुरजोर समर्थन किया कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थानीय जो शासन है उन संस्थाओं का गठन होना चाहिए और इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय गठन होना चाहिए, यानी कि 3 स्तरों पर गठन होना चाहिए। जैसे कि अभी भी त्रिस्तरीय गठन होता है अपना जिला स्तर, खंड स्तर और पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पे। तो इस बात का सुझाव, इस बात की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने दी थी और इन समिति पर आधारित पंचायती राज संस्थान की स्थापना की शुरुआत होती है हमारे राजस्थान के नागौर जिले से। हमने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना कर ली थी और उसका उद्घाटन स्वयं हमारे प्रधानमंत्री, तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और राजस्थान में जो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी वो बलवंत राय मेहता समिति का जो सुझाया हुआ मॉडल था त्रिस्तरीय, इसी मॉडल पर आधारित थी। राजस्थान के बाद में आगे के दशकों में बहुत सारे राज्यों ने पंचायती राज की शुरुआत की, बहुत सारे राज्यों ने पंचायती राज संस्थानों की स्थापना की और बहुत आगे अपन कहेंगे। लेकिन इन पंचायती राज संस्थानों की स्थापना में किसी के कार्यकाल में अंतर था, किसी के अपन कहें कि चुनाव प्रणाली में अंतर था, किसी के स्तरों में अंतर था, संरचना में अंतर था। ये अंतर इसलिए था क्योंकि पंचायती राज है या फिर स्थानीय शासन है वो राज्य सूची का विषय था, इसलिए सभी राज्यों ने अपने अपने हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से और अपनी संस्थानों की स्थापना की थी। लेकिन एक यहाँ जो कमी देखने को महसूस हुई वो कि बहुत सारे राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने इस जो स्थानीय शासन है इसकी प्रासंगिकता पर, इसकी
उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उनका ये मानना था कि जो केंद्रीय कानून बनते हैं, जो राज्य कानून बनते हैं, उनसे भी बहुत अच्छा प्रशासन चल जाता है और पंचायती राज के कानून भी उनके अनुकूल ही होते हैं, तो फिर क्यों अलग से एक ऐसे संस्थानों की स्थापना की जाए। बहुत सारे राज्यों ने स्थापना की थी, लेकिन उनको वो शक्तियां नहीं दी थी कि जिसकी वजह से स्थानीय शासन काम कर पाए। बहुत सारे राज्यों ने स्थापना की, लेकिन वो समय पर चुनाव नहीं करवा पाए, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाए। तो एक तरह से स्थानीय शासन का जो उद्देश्य था और जो अपन कहेंगे लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस तक पहुंच सभी राज्यों में नहीं हो पाई थी। देखते हैं अपन 1960 के दशक में पंचायती राज देश के विभिन्न राज्यों में अपनाया गया, किंतु राज्यों द्वारा गठित इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या, उनका कार्यकाल और निर्वाचन के तरीके में असमानता थी। तो जैसे कि अपन ने बात की असमानता थी, और जैसे कि अपन ने बात की कि बहुत सारे राज्यों की जो उनके नियम थे, कानून थे, उनकी कार्य प्रणाली थी, इसकी वजह से पंचायती राज संस्थाएं वो उद्देश्य और वो स्तर और वो मजबूती प्राप्त नहीं कर पाई जो कि उनको प्राप्त करना जरूरी था स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। तो फिर बाद में समितियां गठित हुई, विभिन्न समितियां गठित हुई, जिन्होंने सुझाव देने प्रारंभ किए। उनसे ये सुझाव मांगे गए कि भाई ऐसा क्या अपन करें, किस तरह का ऐसा कानून बने, नियम बने, या कौन कौन से अपन तरीके लेकर आए जिनसे पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाया जा सके। तो देखते हैं कौन कौन सी समितियां थी। सबसे पहले बनती है 1977 में अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज में द्विस्तरीय प्रणाली को अपनाया जाए और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। दूसरी समिति बनती है GV के राव समिति 1985 में। इन्होंने राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की और इन संस्थाओं का कार्यकाल 8 वर्ष करने की बात की। यानी कि जो स्थानीय शासन की संस्थाएं हैं उनका कार्यकाल 8 वर्ष कर दिया जाए और राज्य वित्त आयोग का गठन कर लिया जाए। LM सिंघवी समिति 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इस समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इसी तरह है 1989 में PK थुंगन समिति की स्थापना होती है और इसने भी यही सुझाव दिया कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। यानी कि ये समितियां अब इस बात के पक्ष में थी कि पंचायती राज संस्थाओं को अब एक संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, यानी कि इनको संविधान में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए ताकि ये एक मजबूत स्थिति में आ सकें और स्थानीय विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करवा सकें। तो फिर होता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इन सुझावों के आधार पर संसद में ये अधिनियम लाया गया। 1992 में ये पारित हो गया और ये प्रभाव में आ जाता है 24 अप्रैल 1993 को। ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसने हमारे संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ दी, 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख किया गया जो कि पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए और साथ ही इस अनुसूची के अंतर्गत इस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी कि अब उनको संविधान में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया और संविधान में इस बात का प्रावधान कर दिया गया, इस बात की व्याख्या कर दी गई कि किस प्रकार की संरचना पंचायती राज संस्थाओं की होगी, कितना इनका कार्यकाल होगा, किस प्रकार इनका निर्वाचन होगा, इनका निर्वाचन करने वाली संस्था कौन सी होगी, इनका वित्त का जो लेखा जोखा है वो रखने वाली संस्था कैसी होगी। इन सारी बातों का प्रावधान अब हमारे संविधान में हो गया था और अब पंचायती राज संस्थाएं एक मजबूत और सुदृढ़ स्थिति में आकर अपना आगे का एक सफलतम सफर तय करने वाली थी। चलिए देखते हैं अपन कि कैसी संरचना थी इस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार हमारे पंचायती राज संस्थान की। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, इस संविधान संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। तो संरचना क्या थी? त्रिस्तरीय संरचना थी। पहला जो स्तर था वो था गांव। गांव का जो निर्वाचित संस्थान का नाम है वो ग्राम पंचायत और जो इसका पदाधिकारी होगा उसका नाम रखा गया सरपंच। दूसरी जो अपना कहें कि स्तर है वो है खंड या ब्लॉक स्तर और उसका जो निर्वाचित संस्थान है वो पंचायत समिति और उसका जो अध्यक्ष होगा या पदाधिकारी होगा वो होगा प्रधान। तीसरा स्तर होगा जिला स्तर पे, निर्वाचित संस्थान का नाम होगा जिला परिषद और जो उसका पदाधिकारी होगा उसका नाम होगा जिला प्रमुख। तो ये 3 स्तर हमारे स्थानीय शासन के रखे गए, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर।
देखिए, ग्राम सभा बनाई गई। ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए, इस बात का प्रावधान किया गया। और ये ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा में उस ग्राम पंचायत के, मतलब कि जो भी ग्राम पंचायत बनाई गई है उस ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता, जो वहाँ की मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, वो सारे के सारे मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होंगे। और इस बात का विशेष रूप से प्रावधान किया गया हमारे संविधान में कि ग्राम सभा का निर्माण किया जाना आवश्यक है। तो ये देखिए कि इस ग्राम सभा में कितने सारे लोगों की भागीदारी हमने सुनिश्चित कर ली संविधान के द्वारा। मतलब कि उस ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता हैं, वो सारे के सारे मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होंगे। इस निकाय में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र की निर्वाचन सूची में पंजीकृत मतदाता होंगे। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला राज्य के जो विधान मंडल है वो निर्धारित करेगी कि ग्राम सभा किस तरह के कार्य करेगी, क्या इसकी भूमिका रहेगी। इस बात का निर्धारण हमारे संविधान ने राज्यों की विधान मंडलों पर छोड़ दिया कि हर राज्य की विधान मंडल बाद में इसके तहत अपने अपने नियम बना ले। अब देखते हैं अपन चुनाव की पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव किस तरह से होंगे। तो पंचायती राज संस्थाओं के तीनों ही स्तरों पर चुनाव प्रत्यक्ष रूप से सीधे चुने जाएंगे जनता के द्वारा। यानी कि यहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को नहीं अपनाया अपन ने, यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, जनता के द्वारा होगा। यानी कि जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उनको भी जनता चुनेगी सीधे वोट डालकर, जो पंचायत समिति के सदस्य हैं उनको भी जनता चुनेगी, और जो जिला परिषद के सदस्य हैं उनको भी जनता चुनेगी। यानी कि जनता स्वयं मतदान केंद्र पर जाएगी, वोट डालेगी और अपने पसंदीदा प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपन ने तीसरा जो अध्याय का अध्ययन किया था उसके अंतर्गत पढ़ा था कि जब हमारी विधानसभा के लोकसभा के चुनाव होते हैं तो हम इस पद्धति को अपनाते हैं, जबकि राज्यसभा के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। वहाँ राज्यसभा के सदस्य हम नहीं चुनते, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर स्थानीय शासन में ये व्यवस्था की गई कि तीनों ही स्तरों पर सदस्यों का चुनाव स्वयं जनता के द्वारा किया जाएगा, और जो जिला स्तर और ब्लॉक स्तर है वहाँ के अध्यक्ष हैं, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, उनका निर्वाचन चुने हुए सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। और जो हमारा ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का जो स्तर है उसके पदाधिकारी का चयन किस प्रकार किया जाना है, इस बात का निर्णय उस राज्य की विधान मंडल लेगी। देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है। हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होती है, यानी कि 5 साल का कार्यकाल निर्धारित किया गया पंचायती राज संस्थाओं का। हर 5 साल के बाद में चुनाव होना आवश्यक है, और किसी भी कारण से अगर किसी पंचायती संस्था का, किसी स्थानीय शासन की संस्था का पहले विघटन हो जाता है, 5 साल से पहले वो भंग हो जाती है, तो 6 महीने के अंदर अंदर वापस चुनाव करवाने आवश्यक हैं। 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को अगर भंग किया जाता है तो इसके 6 माह के अंदर नए चुनाव करवाना आवश्यक है। माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से होंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। और गांव स्तर पर पंचायत का जो अध्यक्ष है उसका चुनाव राज्य के विधान मंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा। यानी कि जो गांव स्तर पर जो हमारे सरपंच हैं उनका चुनाव किस तरह से करना है, प्रत्यक्ष जनता करेगी या फिर अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, इस बात का निर्धारण राज्य का विधान मंडल करेगा। यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इसका चुनाव हो सकता है। अब बात करते हैं अपन आरक्षण की। तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इन पंचायती राज संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। उचित प्रतिनिधित्व किसको? अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को। इनको उसी तरह से आरक्षण दिया गया जिस तरह से विधानसभाओं, लोकसभाओं के चुनाव में दिया गया था, यानी कि जनसंख्या के अनुपात में। उस क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है
उतने प्रतिशत सीटों का आरक्षण इनको दे दिया गया। साथ ही यहाँ पर एक और आरक्षण की व्यवस्था की गई, वो है महिलाओं को 1/3 आरक्षण। इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 सीटों पर आरक्षण प्राप्त है, यानी कि जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनमें 1/3 सीटों पर महिलाएं होंगी। और ये आरक्षण जो SC ST के लिए रिजर्व सीटें हैं उन पर भी 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। देखते हैं, सभी पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तीनों स्तरों पर SC ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो OBC के आरक्षण की आती है, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की आती है, ये इस अधिनियम में छोड़ दिया गया राज्य की सरकारों पर कि राज्य की सरकारें हैं वो अगर जरूरी समझें, उचित समझें तो वो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे सकती हैं। ये प्रावधान पूरा राज्य सरकारों के हाथ में है। प्रदेश सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीटों में आरक्षण दे सकती है। तो क्या जाना अपन ने कि किस प्रकार से हमारा जो स्थानीय शासन है इसने आगे अपनी बढ़ोतरी की, किस प्रकार से विभिन्न समितियां आई जिन्होंने की सिफारिश की पंचायती राज संस्थाओं के जो सुधार हैं उनकी और उनको मजबूत बनाने की। और फिर 73वां संविधान संशोधन लागू होता है, हमारे पंचायती राज को एक महत्वपूर्ण स्थान संविधान में मिलता है और एक निश्चित कार्यकाल उनको प्राप्त होता है, निश्चित चुनाव प्रणाली उनको प्राप्त होती है और पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्राप्त होता है, महिलाओं को आरक्षण प्राप्त होता है। अभी 73वें संविधान संशोधन में बातें कुछ और भी बाकी हैं जो अपन लेंगे अगले वीडियो में। अभी अपन लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन के विकास में क्या मुख्य पड़ाव रहे, वर्णन कीजिए। मतलब कि स्थानीय शासन किन किन पड़ावों के द्वारा आगे बढ़ता गया, आगे विकास होता गया, इन बातों का हमें बताना है। तो ये भी पढ़ी हैं अपन ने, ये बातें बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। दूसरा है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में आरक्षण की क्या व्यवस्था की गई है। आरक्षण की क्या व्यवस्था है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अनुसूचित जाति और जनजाति को किस हिसाब से आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को किस तरीके से आरक्षण दिया गया है, इस बात के बारे में अपन को विस्तार से बताना है। धन्यवाद।